गाइज तो अब हमें चलना है फेजर्स के टॉपिक की ओर। दोस्तों फेजर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको इस पूरे चैप्टर में बार बार काम आने वाला है। दूसरा ये कि ये एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत काम आएगा। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक पहले बेसिक्स पढ़ लेते हैं, बाद में इंडक्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर के लिए फेजर्स कैसे यूज करने हैं वो उन्हीं सब टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो कि फेजर्स क्या होते हैं। फेजर्स जो होते हैं वो एक तरीके का टूल होता है, ठीक है ना, हमारे लिए एक तरीके का साधन होता है जिससे कि हम एसी सर्किट्स को एनालाइज कर पाते हैं। ठीक है ना, हम अभी अगर एसी सर्किट्स को बिना फेजर के एनालाइज करना चाहेंगे तो बहुत टफ मैथमेटिकल इक्वेशंस बनती है। ठीक है ना, तो फेजर्स उन इक्वेशंस को अवॉइड करके फिर भी आंसर निकाल लेने का तरीका है। ठीक है, फेजर्स से एसी सर्किट्स की एनालिसिस बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, दूसरा, फेजर्स जो होते हैं वो वेक्टर्स की तरह काम करते हैं, यानी कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का पालन करते हैं। ठीक है ना, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेंगे, इसीलिए हम कहते हैं फेजर्स जो होते हैं वो वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, दूसरी ये बात, फेजर्स जो होते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस या करंट को रिप्रेजेंट करेंगे किसी सर्किट के। ठीक है, एक ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस को या फिर करंट को रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, लेकिन आप ये कंफ्यूज मत कर जाना कि जस्ट बिकॉज फेजर्स वेक्टर होते हैं और वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस भी वेक्टर हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो है वो स्केलर ही होते हैं, बस उनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका जो फेजर होता है वो वेक्टर्स की तरह बिहेव करता है। ठीक है, चौथी बात, एक फेजर डायग्राम जो होता है, जो हम फेजर्स जहां बनाते हैं उसको फेजर डायग्राम कहते हैं। फेजर डायग्राम उन्हीं क्वांटिटीज के लिए, चाहे वो पोटेंशियल डिफरेंस हो चाहे वो करंट हो, उन्हीं क्वांटिटीज के लिए बन सकता है जहां पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर हो। ठीक है, मान लो दो पोटेंशियल डिफरेंस है जिनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, उनको आप एक फेजर डायग्राम में नहीं बना सकते। ठीक है, लेकिन एक पोटेंशियल डिफरेंस और एक करंट जिनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर है उनको आप एक फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि फेजर्स बनाते कैसे हैं। गाइज तो फेजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक फेजर डायग्राम में। ठीक है, फेजर डायग्राम कुछ नहीं होता है, सिंपल सी चीज़ है, एक एक्स वाई एक्सिस बनानी है आपको। ठीक है, इस पे आप फेजर के वेक्टर्स बनाओगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको एक वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई की वोल्टेज को फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो ये जानो कि जो भी कोई भी फेजर बनाओगे आप, तो वो फेजर हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करेगा। कोई भी फेजर, चाहे वो करंट का फेजर हो चाहे वो पोटेंशियल डिफरेंस का फेजर हो, वो जो है स्टार्ट करेगा ओरिजिन से ही। ठीक है, और उस फेजर की जो लेंथ होगी, यानी कि फेजर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, मतलब लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड, तो उस फेजर की जो लेंथ होगी वो क्वांटिटी, उस क्वांटिटी के एम्पलीट्यूड के बराबर होगी। ठीक है, यानी कि फेजर एक ऐसा वेक्टर है जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और उस वेक्टर की लेंथ एम्पलीट्यूड के बराबर होती है। लेकिन क्योंकि एक फेजर वेक्टर है, हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी चाहिए, है ना। तो दोस्तों फेजर का जो डायरेक्शन होता है वो हमें ये एंगल बताता है। ठीक है, फेजर हम जब बनाते हैं वो एक फेजर जो है वो एक वेक्टर नहीं होता जो कांस्टेंट रहे। ठीक है ना, फेजर का जो डायरेक्शन है वो टाइम के साथ चेंज करता रहता है। ठीक है, तो आप जब भी कोई फेजर बनाओगे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बनाओगे, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको टाइम की वैल्यू चाहिए। मान लो इस वोल्टेज के लिए आपको कोई फेजर बनाना है तो आप एट टी इक्वल टू 0 बना सकते हो। ठीक है ना, तो टी इक्वल टू 0 में ये ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू कितनी होगी? ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस फाई, यानी कि आएगी फाई के बराबर, है ना। तो आप एक ऐसा वेक्टर बनाओगे जो ओरिजिन से शुरू हो रहा है, जिसकी लेंथ वी एम के बराबर है, ओरिजिन से एंड पॉइंट तक
की लेंथ वी एम के बराबर है, और ये जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो फाई के बराबर है, ठीक है ना। ये एट टी इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब अगर आपको एट टी इक्वल टू T1 बनाना है, कोई मान लो 0 से आपने स्टार्ट किया था, अब टाइम बढ़ के T1 हो गया है, तो आप क्या फेज़र बनाओगे, ओमेगा T1 प्लस फाई इक्वल टू ओमेगा T1 प्लस फाई, ठीक है ना। टोटल में एंगल आपका ये आएगा, है ना। तो अब आप क्या करोगे, ओरिजिन से शुरू करोगे, एक ऐसा वेक्टर बनाओगे जिसकी लेंथ, ये दो ओरिजिन और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस वी एम होगा, यानी एम्पलीट्यूड के बराबर, और ये जो एंगल है ना, वो होगा ओमेगा T1 प्लस फाई, ठीक है। मान लो फिर और टाइम बीता, एट टाइम T2 क्या फेज़र बनेगा आपका, ओमेगा T2 प्लस फाई, ठीक है ना। तो क्या होगा, ओरिजिन से स्टार्ट करोगे, Vm लेंथ का वेक्टर बनाओगे एट एन एंगल ओमेगा T2 प्लस फाई, ठीक है। तो आपको एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, आप ये नोटिस कर रहे हो कि ये जो आपका फेज़र वेक्टर है टाइम के साथ रोटेट कर रहा है, वो एक डायरेक्ट, उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड के बराबर है, लेकिन टाइम के साथ ये रोटेट कर रहा है ना। तो दोस्तों इसकी एक रोटेशन की स्पीड होगी, है ना, एंगुलर स्पीड होगी रोटेशन की, वो कितनी होगी, अगर आप स्पीड डिवाइडेड बाय, मतलब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है एंगल कवर्ड बाय टाइम, है ना। मान लो टाइम t इक्वल टू 0 से टाइम t इक्वल टू T1 तक कितना टाइम बीतेगा, T1 माइनस 0, और एंगल कवर्ड कितना होगा, ओमेगा T1 प्लस फाई माइनस फाई, है ना। t इक्वल टू 0 पे एंगल था फाई, t इक्वल टू T1 पे एंगल था ओमेगा T1 प्लस फाई, तो एंगल कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल टू ओमेगा T1 बाय T1, यहाँ T1 और T1 कैंसिल हो जाएंगे, यानी आपकी जो एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा के बराबर होती है, ठीक है। यानी कि हमारा जो फेज़र होता है वो एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी लेंथ एम्पलीट्यूड के बराबर होती है, जो ओरिजिन से शुरू होता है और जो रोटेट कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट द ओरिजिन विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है। इतना समझ गए। चलो आओ एक एग्जाम्पल से इसको और क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे Vm की जगह लिख देते हैं 10, यह है 10 वोल्ट्स, साइन पाई बाय 2 t प्लस पाई बाय 6, ठीक है। तो अगर हमें इसका फेज़र बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे ये है 10 वोल्ट्स, ये है पाई बाय 2 रेडियंस पर सेकेंड, और ये है हमारा कांस्टेंट फाई, ठीक है ना। तो अगर t इक्वल टू 0 पे हमें बनाना हो तो v इक्वल टू 10 साइन 0 प्लस पाई बाय 6 आएगा, है ना। तो आपका फेज़र क्या बनेगा, फेज़र बनेगा लेंथ 10 का और एंगल पाई बाय 6 का, ठीक है। इतना समझ गए। t इक्वल टू 1 पे बनाना हो तो क्या करोगे, आप बनाओगे एक ऐसा फेज़र जिसकी लेंथ तो 10 हो, साइन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, है ना, 90 प्लस 30 120, तो आप बनाओगे 120 डिग्रीज के एंगल पे,
ये है π/2 प्लस π/6 एंगल और लेंथ होगी इसकी 10, ठीक है। तो ये आपका फेज़र बन गया एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। वैसे ही करते करते आप हर फेज़र बना सकते हो और आपको पता चलेगा कि ये जो फेज़र है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। मान लो कि अगर एक और वेलोसिटी ये तो थी हमारे पास 10 sin π/2 t प्लस π/6, ठीक है, ये v1 थी मान लो। अब v2 आ गई आपके पास, ठीक है, वो थी 5 sin π/6 t प्लस π/3। तो ये था t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। अब फिर से t इक्वल टू 1 सेकेंड पे v2 बनाए तो कितना होगा? v2 के लिए आ जाएगा 5 sin π/6 प्लस π/3, ये होता है π/2, ठीक है ना। तो एंगल तो आपका आएगा π/2 और मैग्नीट्यूड आएगा 5 का, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड था 10, है ना। इसका एंगल था π/6 प्लस π/3 5 π/2। तो आप ऐसा बना दोगे क्या? सोच के देखो, सोच के देखो दोस्तों, आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने जानबूझ के गलत बताया था। मैंने क्या बताया था आपको? आप फेज़र डायग्राम उन्हीं के लिए बना सकते हो जब ओनली व्हेन ओमेगा इज सेम, ठीक है। ये याद रखना, यहाँ पे ओमेगा टी, यानी कि यहाँ ओमेगा था π/2, यहाँ ओमेगा था π/6। तो आप v1 और v2 को सेम ग्राफ में, सेम फेज डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये π/2 हो जाता, यहाँ ये π/2 होता, और फिर मैं कहता आपको, फिर मैं कहता कि भाई t इक्वल टू 1 सेकेंड पे v2 का फेज़र बनाओ, तो मैं बना सकता था। मैं ये कहता t इक्वल टू 1 पे एंगल हो जाएगा π/2 प्लस π/3, कितना होता है 90 प्लस 60 150, ठीक है ना। तो मेरा एंगल हो जाता कुछ 150 डिग्रीज पे और मैग्नीट्यूड हो जाता 5, जो कि 10 का हाफ होता है, ठीक है। तो वेक्टर की लेंथ छोटी होती, 5 के बराबर होती, ये अगर 10 थी तो इसका हाफ, और एंगल 120 कह रहा हूँ 150 डिग्रीज होता, ठीक है, π/2 प्लस π/3 के। तो आप समझ गए ये वाला फेज़र कैसे बनाना था। एक की पॉइंट यही था उसमें कि अगर एंगुलर स्पीड ओमेगा सेम ना हो तो आप एक फेज़र डायग्राम में वो दो क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोस्तों, अभी तक तो हमने वोल्टेज और वोल्टेज की, क्या इसी फेज़र डायग्राम में हम एक करंट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जवाब है हाँ, एज लॉन्ग एज ओमेगा सेम हो। अगर उस करंट का ओमेगा सेम हो, मान लो आई आपने लिख दिया 5 एम्पेयर साइन π/2 t, ठीक है, ये आपने आई लिख दिया, तो हाँ आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लो t इक्वल टू 1 पे कितना बनाओगे आप इसका फेज़र? 5 साइन π/2 हो जाएगा ना, तो यानी एम्पलीट्यूड 5 और एंगल π/2, यहाँ कुछ बनेगा आपका आई का फेज़र, ये 90 डिग्रीज पे, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि हर चीज़ में ओमेगा सेम होना चाहिए, ठीक है। गाइस, हमने फेज़र्स बनाना तो सीख लिया, अब जानते हैं फेज़र्स की फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस क्या होती है, ठीक है। ये देखो, मान लो अगर आपको इस वोल्टेज के लिए एक फेज़र बनाना होता v इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, तो आप कैसे बनाते? Vm लेंथ का एक वेक्टर एंगल ओमेगा टी पे आप मार्क कर देते, वो आपका फेज़र हो जाता, ठीक है।
अगर मैं आपसे कहूँ कि इस फेज़र का वर्टिकल कंपोनेंट की लेंथ बताइए, ठीक है, यानी कि इस पार्ट की लेंथ बताइए इस फेज़र के वर्टिकल कंपोनेंट की, तो आपको फेज़र का मैग्नीट्यूड पता है, एक्स एक्सिस के साथ आपको उसका एंगल पता है। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाइड बाय द साइन ऑफ दिस एंगल, है ना। हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है, वी और साइन ऑफ दिस एंगल यानी साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो ये होती है आपकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फेज़र वेक्टर, है ना। तो आपको दिख रहा है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फेज़र वेक्टर है दैट इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। इस केस में क्वांटिटी हमारी है वोल्टेज, ठीक है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस फेजर्स की ये होती है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है हमारे फेजर वेक्टर का वो हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इन क्वेश्चन देता है। अगर वोल्टेज की जगह करंट होता तो भी सेम रिलेशन अप्लाई होता, वर्टिकल कंपोनेंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बराबर होता, ठीक है। गाइज फेज़र डायग्राम में और आपके Vm साइन ओमेगा टी के ग्राफ में काफ़ी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे आप अपने फेज़र को विद टाइम रोटेट करते जाओगे आप ग्राफ ऑफ Vm साइन ओमेगा टी प्लॉट कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने टाइम माना है Ti, मतलब T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन, ठीक है। हमारी जो एक्स एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रही है ओमेगा टी। तो आप क्या करो, आप हर टाइम के लिए एक ओमेगा T1 मार्क कर दो, ठीक है ना। ओमेगा T1, ओमेगा T2 अपनी एक्स एक्सिस पे मार्क कर दीजिए, ठीक है। जब आपने ओमेगा Ti अपनी एक्स एक्सिस पे मार्क कर दिया, यहाँ पे फेज़र डायग्राम में हर Ti के लिए एक फेज़र बना लीजिए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये जो फेज़र है वो T1 का फेज़र है, ठीक है। ये वाला फेज़र जो है वो T2 का फेज़र है, ये वाला फेज़र जो है वो T3 का फेज़र है एंड सो ऑन, T7, T6, T5, T4, ठीक है। ये सारे फेज़र्स आपने बना लिए। अब हमें पता है कि फेज़र का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो बराबर होता है Vm साइन ओमेगा टी आई के, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है फेज़र का वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, ये इस केस में वोल्टेज के बराबर होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो हाइट है वो Vm साइन ओमेगा T1 है। अगर आप इससे एक पैरेलल ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो वो y एक्सिस को ग्राफ की Vm साइन ओमेगा T1 पे क्रॉस करेगा। और अगर आप फर्दर एक्सटेंड करोगे कब तक, जब तक आपको x एक्सिस पे डिस्टेंस ओमेगा T1 ना मिल जाए, ठीक है ना। आप यहाँ तक एक्सटेंड कर दो, उसके बाद इस पॉइंट से जब आप एक वर्टिकल ड्रॉ करोगे डॉटेड लाइन तो आपको ये पॉइंट मिलेगा, आपने ये पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है। वैसे ही T2 के लिए करना है, डॉटेड लाइन बनानी है, ये y एक्सिस को क्रॉस करेगा Vm साइन ओमेगा T2 पे, एक्सटेंड करो कब तक, जब तक x एक्सिस पे आपको ओमेगा T2 ना मिल जाए, फिर आपको ये पॉइंट मिलेगा। वैसे ही बनाते बनाते जब आप सारे पॉइंट्स बना लोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको साइन की एक हाफ साइकिल मिल जाएगी। साइन के ग्राफ की हाफ साइकिल आपको दिख रही है एक, ये है ना। वो हाफ साइकिल क्यों मिली, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट हाफ का ही रोटेशन दिखाया है। अगर मान लीजिए हम बॉटम हाफ का भी रोटेशन दिखा देते हैं तो हमें ग्राफ को एक्सटेंड करके बॉटम हाफ की साइकिल भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे फेज़र के रोटेशन से हम पूरा का पूरा Vm साइन ओमेगा टी का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पर्पसेस के लिए है। तो बेसिक्स समझना है आपको, बाकी ज़्यादा इस पे कोई प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा बनने का स्कोप ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। ये बस कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जो आपको समझना ज़रूरी था, ठीक है।
गाइज फाइनली हम आ रहे हैं फाइनल टॉपिक पे फेजर्स के, लीडिंग एंड लैगिंग। ठीक है, मान लीजिए आपके पास तीन क्वांटिटीज़ के फेज़र थे। ये पोटेंशियल डिफरेंस 1 V1 का फेज़र, ये करंट का फेज़र और ये पोटेंशियल डिफरेंस 2 V2 का फेज़र। ठीक है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो V2 है वो लीड करता है दोनों I और V1 को। ठीक है, हम कह सकते हैं I जो है वो V1 को लीड करता है लेकिन लैग करता है V2 के। हम ये कह सकते हैं कि V1 जो है वो दोनों I और V2 के को लैग करता है। ठीक है, लीडिंग कब कहते हैं? कोई फेज़र किसी दूसरे फेज़र को लीड तब करेगा जब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसके आगे हो। ठीक है, कोई फेज़र किसी दूसरे फेज़र को लैग तब करेगा जब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसके पीछे हो। V1 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I के पीछे है, इसलिए V1 जो है लैग करता है I को, I जो है लीड करता है V1 को। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास I की वैल्यू होती 5 sin π/2t प्लस π/3 और V1 की वैल्यू होती 10 sin π/2t प्लस π/6। ठीक है, तो आप एट t इक्वल टू 0 फेजर्स बनाते। t इक्वल टू 0 पे आपका ये एंगल होता V1 के लिए π/6 और ये एंगल होता I के लिए π/3। तो आप कह सकते थे कि जो I है वो V1 को π/3 माइनस π/6 इक्वल टू π/6 के एंगल से, π/6 रेडियन से लीड करता है। ठीक है, I लीड्स V1 बाय π/6 रेडियंस। ठीक है, अब देखो क्योंकि दोनों की जो ओमेगा है वो सेम है, यानी दोनों सेम एंगुलर स्पीड से रोटेट करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि I जो है वो हमेशा, I का जो फेज़र है वो V1 को हमेशा लीड करेगा, सेम एंगुलर डिफरेंस है, यानी कि π/6 रेडियन के डिफरेंस से हमेशा लीड करेगा, जैसे ही वो टाइम के साथ रोटेट करते जाएंगे। ठीक है।